हेलो व्यूअर्स, मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र, हरिहर शाह महाविद्यालय उदा किशनगंज, पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र से एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है उत्पत्ति के नियम अर्थात लॉ ऑफ रिटर्न्स। आज हम इस टॉपिक के तहत जानेंगे कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का उत्पत्ति के नियम के प्रति क्या दृष्टिकोण था। उन लोगों ने जो उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम की चर्चा की वो क्या थे। फिर हम लोग जानेंगे कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में जो उन लोगों ने परिवर्तनशील अनुपात के नियम और पैमाने के प्रतिफल के बारे में चर्चा की, तो ये नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा उत्पत्ति के नियम। हम लोग जानते हैं कि उत्पादन या उपयोगिता सृजन, उत्पादन कैसे होता है, तो उपयोगिता सृजन से करना ही उत्पादन होता है किसी वस्तु में। तो यह कार्य जो है विभिन्न उत्पादन साधनों को विशेष अनुपात में प्रयोग कर किया जाता है, लेकिन यह अनुपात स्थिर नहीं होता, अपितु इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। साधनों के इस परिवर्तनशीलता के कारण ही प्रतिफल के नियम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अनुपात जो है जिसके बदौलत किसी उत्पाद में उसका गुण सृजित होता है, तुष्टिगुण सृजित होता है, वो अनुपात जो हैं बदलते रहते हैं। ठीक है, और इसी के कारण जो है प्रतिफल का नियम क्रियाशील होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में प्रतिफल के नियम क्या सब थे। तो प्रतिफल के नियम उस अतिरिक्त उत्पादन की ओर संकेत करते हैं जिसे एक स्थिर साधन के साथ अन्य साधनों की अधिकाधिक मात्राओं को जोड़ने से प्राप्त किया जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, एक साधन को स्थिर माना और उसके साथ अन्य साधनों को बढ़ाते चले गए। जैसे कि भूमि को उन्होंने स्थिर मान लिया और पूंजी और श्रम को उस पर बढ़ाते चले गए। तो शुरुआत में उन्होंने देखा कि जब पूंजी और श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं तो उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसे उन्होंने उत्पादन वृद्धि नियम कहा, अर्थात जिस अनुपात में वो लोग श्रम और पूंजी का प्रयोग बढ़ा रहे थे उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि उन लोगों को प्राप्त हुई। फिर कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि जिस अनुपात में वो लोग आदान उसमें बढ़ा रहे थे, मतलब साधन की मात्रा बढ़ा रहे थे, उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा था। तो उससे उन्होंने उत्पत्ति समता नियम की संज्ञा दी या स्थिर प्रतिफल का नियम कहा। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जिस अनुपात में वो लोग साधन बढ़ा रहे थे उस अनुपात में उत्पादन बढ़ नहीं रहा था। ध्यान दीजिएगा, जिस अनुपात में साधन बढ़ा रहे थे उस अनुपात में उत्पादन बढ़ नहीं रहा था। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि उत्पादन घट रहा था, उस अनुपात में उत्पादन बढ़ नहीं रहा था, मतलब उत्पादन तो बढ़ रहा था लेकिन घटते अनुपात से बढ़ रहा था। तो उसको उत्पत्ति ह्रास नियम की संज्ञा दी गई। इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में जो इसे माना उसमें मार्शल प्रमुख हैं। चलिए और दूसरा देखते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति ह्रास नियम को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। इसी के आधार पर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, मार्शल का उपयोगिता ह्रास नियम है, आप जानते हैं। तो उन लोगों का विचार था कि उत्पत्ति वृद्धि नियम जो है श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण का परिणाम है जो सिर्फ उद्योग में ही संभव है, और यह इसी कारण जो है सिर्फ उद्योग में लागू होता है और अन्य क्षेत्र में इसे यह क्रियाशील नहीं होता है। जबकि उत्पत्ति ह्रास नियम को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि उन लोगों ने माना कि उत्पत्ति ह्रास नियम सभी आर्थिक क्रियाओं पर लागू हो जाती है।
इसी कारण जो है उन लोगों ने जनसंख्या सिद्धांत को, लगान सिद्धांत को जो है इस नियम पर, उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित किया। लेकिन ये भ्रम जो है ना उन लोगों का, वो जब औद्योगिक क्रांति आई ना उसके बाद टूट गया। ठीक है, उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि न सिर्फ उत्पत्ति ह्रास नियम को रोका जा सकता है कुछ समय के लिए, बल्कि उत्पत्ति वृद्धि नियम भी जो है अन्य आर्थिक क्रियाओं पर लागू होती है उद्योग के अतिरिक्त। ठीक है, ये तो थे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार। उन लोगों ने उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम प्रतिपादित किए। अब आता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किए हैं। अब ये क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले इसकी मान्यताएं देखते हैं। ये भी उत्पत्ति के नियम है। कहते हैं कि स्थिर तकनीक है, परिवर्तन साधनों की इकाइयां जो हैं समान हैं। जिस अनुपात में विभिन्न उत्पादन साधनों को मिलाया जाता है वह अनुपात परिवर्तनीय होना चाहिए। एक साधन स्थिर, अन्य साधन परिवर्तनशील हो और अल्पकाल का समय। मतलब यह सिद्धांत जो है अल्पकालीन सिद्धांत है। यहाँ ये मान लिया जा रहा है कि एक साधन स्थिर है, मतलब एक साधन से तात्पर्य यहाँ फिक्स्ड एसेट से है। मतलब कि स्थिर साधन जो होते हैं, जैसे कोई उद्योग है तो वो फर्म का आकार, उसमें जो मशीन वगैरह हैं वो कल पुर्जे वो स्थिर हैं, उसको न तो हम बढ़ा पाएंगे अल्पकाल में, न घटा पाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि उसमें परिवर्तनशील साधन जो है, जैसे श्रम और पूंजी है, उसकी मात्राओं को हम लोग बढ़ाते हैं और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं कि उत्पादन पर क्या पड़ता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों के अतिरिक्त इकाइयां लगाकर वस्तु के कुल उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात कुल वृद्धि दर घटती जाती है। कुल वृद्धि दर घटती जाती है, अर्थात एक निश्चित बिंदु उपरांत सीमांत उत्पादन घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पुनः पढ़ते हैं इसको। इस नियम के अनुसार जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों के अतिरिक्त इकाइयां लगाकर वस्तु के कुल उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात कुल वृद्धि दर घटती जाती है, अर्थात एक निश्चित बिंदु उपरांत सीमांत उत्पादन घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सीमांत उत्पादन तो घटती है, उसके बाद वृद्धि दर भी घटने लगती है, लेकिन एक समय आता है जब कुल उत्पादन भी घटने लगता है। वो कब आता है, चलिए आइए जब हम इसकी रेखीय अभिव्यक्ति देखेंगे, रेखा चित्रीय अभिव्यक्ति, तब क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ आप लोगों के लिए एक 2-4 मिनट का वीडियो है वो बना के डाला है, इसे ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम को हम लोग रेखीय अभिव्यक्ति किस प्रकार दे सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लोग परिवर्तनशील साधन को लेते हैं और वाई एक्सिस पर टोटल प्रोडक्शन अर्थात कुल उत्पादन को लेते हैं। ठीक है, उसी तरह ये नीचे भी एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश अर्थात नेगेटिव वैल्यू इधर हम लोग लेंगे, ये 0 है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इधर क्या लेते हैं कि ये इस एक्स एक्सिस पर भी परिवर्तनशील साधन है और इधर हम लोग लेते हैं इस वाई एक्सिस पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग औसत उत्पादन का वक्र देखते हैं किस प्रकार का होगा। ठीक है, और सीमांत उत्पादन ठीक है। अब इसी के आधार पर देखेंगे कि कुल उत्पादन का वक्र किस प्रकार का होगा। आप देख रहे हैं ये टोटल प्रोडक्शन कर्व होगा। अब इस दोनों की तुलना कीजिए। जिस समय औसत उत्पादन वक्र को सीमांत उत्पादन वक्र काटता है, ऊपर से क्रॉस करता है, वहां तक इस नियम की प्रथम अवस्था होती है। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट स्टेज। एक बात इस फर्स्ट स्टेज में देखने की बात है कि जब तक दोनों बढ़ रहे हैं वहां तक बहुत तेजी से वृद्धि होती है, और जब सीमांत उत्पादन घटना शुरू करता है तो वो एक मोड़ बिंदु होता है कुल उत्पादन में वृद्धि का। यहाँ पर ये मोड़ बिंदु होगा, ये देख रहे हैं, फिर यहाँ से। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज क्या होता है, तो सेकेंड स्टेज का सीमा वहाँ होता है जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है 0 हो जाती है। 0 यहाँ हो रहा है, और यहीं पर जिस समय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी फर्म की, उसी समय जो है कुल उत्पादन जो है उस फर्म का मैक्सिमम हो रहा होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट यहीं पर होगा, और इसको हम लोग यहाँ से ये कुल उत्पादन वक्र गिरना शुरू हो जाता है, और ये अधिकतम बिंदु होती है कुल उत्पादन की, जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और यही हमारा सेकेंड स्टेज होता है। ठीक है, यहाँ से उत्पादन बढ़ती तो है लेकिन घटती दर से बढ़ती है। यहाँ तेजी से बढ़ती दर से बढ़ती थी क्योंकि औसत उत्पादन हमारा बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ से हमारा औसत उत्पादन भी घटना शुरू हो जाता है सेकेंड स्टेज में, और सीमांत उत्पादन तो घट रहा ही होता है। तो यहाँ घटते दर से वृद्धि होती है कुल उत्पादन में। और तीसरे स्टेज में क्या होता है, ये हमारा तीसरा स्टेज है, अंतिम स्टेज। इसमें क्या होता है कि कुल उत्पादन घटने लगती है। यहाँ घटते दर से बढ़ रही थी, लेकिन अब कुल उत्पादन घटने लगती है तीसरे स्टेज में। इस प्रकार, और घटने क्यों लगती है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है फर्म की वो निगेटिव हो जाती है। ठीक है, इधर वैल्यू माइनस में आएगा और इधर प्लस में आएगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि फर्म प्रथम से सेकंड में प्रवेश करता है और सेकंड से थर्ड में प्रवेश करता है, और उत्पादक जो है कहाँ पर किस अवस्था में ही उत्पादन करना श्रेयकर समझेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कारणों की चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जब सीमांत उत्पादन अपने अधिकतम बिंदु पर होता है तब तक कुल उत्पादन वक्र बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके बाद वो उसके बढ़ने की दर घटने लगती है। वो एक मोड़ बिंदु होता है, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि जैसे जैसे हम साधनों की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, एक निश्चित समय बाद कुल उत्पादन घटते दर से बढ़ती है, अर्थात सीमांत उत्पादन घटने लगती है। तो यहाँ वो बिंदु F है, अर्थात मोड़ बिंदु, जहाँ से घटना प्रारंभ होता है। यहाँ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने 3 नियम बताए थे: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम।
मैं यहाँ ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि इसको हम लोग उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम में नहीं बांट सकते। इस नियम में 3 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। उत्पत्ति ह्रास नियम जो है, उत्पत्ति वृद्धि नियम आपको जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है वहाँ तक लागू है। उसके बाद F बिंदु के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाती है, जो T जो आपका टोटल प्रोडक्शन का मैक्सिमम बिंदु था वहाँ तक तो था ही। उसके बाद T बिंदु के बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अंतर क्या हुआ, यहाँ 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में ही वृद्धि नियम और ह्रास नियम दोनों चालू, वृद्धि नियम खत्म होकर ह्रास नियम चालू हो जाता है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। तो यही बात है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इन तीनों स्टेज का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो प्रथम अवस्था जो है वो प्राप्त होने का मुख्य कारण है कि परिवर्तनशील साधन की तुलना में जो स्थिर साधन है उसकी मात्रा शुरुआत में अधिक रहती है। जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं, स्थिर साधन का ऑप्टिमम यूज़ होने लगता है, ऑप्टिमम यूज़ की तरफ वो बढ़ने लगता है, अनुकूलतम यूज़ की तरफ, प्रयोग की तरफ, कुशलतम प्रयोग की तरफ, जिस कारण से उत्पादन में वृद्धि परिलक्षित होता है। दूसरी बात है कि स्थिर साधन प्रायः अविभाज्य होता है, उसको हम काट कर या बांट कर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अविभाज्य स्थिर साधन के उपयोग के लिए परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि करना स्वाभाविक होता है। ये तो हुए प्रथम अवस्था के कारण। अब द्वितीय अवस्था क्यों शुरू होती है, इसका कारण भी वही बात है, साधनों की अविभाज्यता ही है। लेकिन जब परिवर्तनशील साधन में वृद्धि होने पर स्थिर अविभाज्य साधन का अतिदोहन होने लगता है। मतलब जो स्थिर साधन की फुल कैपेसिटी है, जब वहाँ पर पहुँच जाता है ये परिवर्तनशील साधन का अनुपात, ठीक है, तो परिणाम स्वरूप औसत और सीमांत उत्पादन में गिरावट होना स्वाभाविक होता है। फिर कहते हैं कि उत्पत्ति साधनों की सीमितता और परस्पर अपूर्ण स्थानापन्न होना इस अवस्था के लागू होने का कारण बनता है। अगर साधन स्थानापन्न होते, अगर स्थिर साधन की आवश्यकता को ये परिवर्तनशील साधन भी पूरा कर रहा होता तब ऐसी स्थिति नहीं आती। तो स्थानापन्न है, स्थानापन्न नहीं है, अब अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं उत्पत्ति के साधन और सीमित होते हैं, इस कारण भी ये दूसरी अवस्था उत्पादन की प्राप्त होती है अल्पकाल में। अब देखते हैं कि तीसरी अवस्था क्यों प्राप्त होती है। उत्पादन घटना यहाँ शुरू कर देता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने चित्र में देखा। फिर देखते हैं कि साधन यहाँ होना चाहिए, साधन अविभाज्यता के कारण स्थिर साधन पर अत्यधिक भार के कारण असंतुलन इसका कारण बनता है। मतलब द्वितीय अवस्था के अंत तक में जो स्थिर साधन जिसे हम लोगों ने माना था वो अपने कुशलतम बिंदु पर होता है। अगर वहाँ से अधिक वहाँ पर मात्रा बढ़ाई जाती है तो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, उस पर लोड आवश्यकता से अधिक हो जाता है स्थिर साधन पर, जिस कारण से उसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और सीमांत उत्पादन जो है ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि कोई उत्पादक इस तीनों अवस्था में कहाँ पर अपना कार्य करेगा। तो कोई भी उत्पादक जो विवेकशील होगा वो द्वितीय अवस्था में कहीं न कहीं अपना संतुलन बनाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पर भी बना सकता है और बीच में भी कहीं बना सकता है, क्योंकि वही प्रासंगिक और युक्तिपूर्ण है। क्योंकि
द्वितीय अवस्था तक जो भी कुछ भी साधन वो वृद्धि करेगा तो उसका कुछ न कुछ प्रतिफल उसे प्राप्त होगा, सीमांत प्रतिफल। लेकिन द्वितीय अवस्था से आगे जैसे ही जाएगा तो सीमांत प्रतिफल बढ़ाए गए साधन की ऋणात्मक हो जाएगी, बढ़ाना श्रेयकर नहीं है। और प्रथम अवस्था में इसलिए संतुलन नहीं होगा कि उत्पादन जो है बढ़ रहा होता है, घटते दर से ही सही लेकिन बढ़ तो रहा होता है। अगर बढ़ाने वाले साधन का कुछ न कुछ प्रतिफल तो प्राप्त होते रहता है उत्पादक को, जिस कारण से वो आकर्षित होता है और अधिक साधन बढ़ाने को और अपना उत्पादन बढ़ाने को, जिस कारण वो प्रथम अवस्था में रुकता नहीं है और द्वितीय अवस्था में चला आता है। तो युक्तिपूर्ण और प्रासंगिक दोनों होता है उत्पादक के लिए द्वितीय अवस्था। ये थे उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात के नियम। अब चलिए देखते हैं कि पैमाने का प्रतिफल ये क्या है। तो पैमाने का प्रतिफल, अभी तक हम लोग अल्पकाल की बात किए थे। अल्पकाल में कुछ साधन को स्थिर मान लिए थे और कुछ साधन को परिवर्तनशील। लेकिन इस नियम के तहत सभी साधन परिवर्तनशील हैं। इवन हम लोग जिन साधनों को स्थिर माने थे किसी को हम स्थिर नहीं मानेंगे। दीर्घकाल का समय कुछ भी हम बदल सकते हैं। फिर भी कुछ मान्यताएं क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता है। सभी साधन परिवर्तनशील है, ठीक है, लेकिन हम उद्यमी को नहीं बदल रहे हैं, उद्यम स्थिर है, दीर्घकाल का समय है। तो ये नियम क्या कहता है कि दीर्घकाल में उद्यम को आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती है, ठीक है, जिसको हम लोग मितव्ययिता भी बोलते हैं, जिस कारण 3 प्रकार के प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। पहला है पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, अर्थात उत्पादन की अनुपातिक वृद्धि साधनों के अनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है, ठीक है। फिर है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, समझ ही गए होंगे, जिस अनुपात में साधन बढ़ाएंगे उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होगी। और पैमाने का घटता प्रतिफल, मतलब जिस अनुपात में हम साधन वृद्धि कर रहे हैं उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा। यही है पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल के लिए, यह नियम है। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी रेखीय अभिव्यक्ति। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में कि एक्स एक्सिस पर मैंने स्केल ऑफ प्रोडक्शन लिया है और वाई एक्सिस पर मार्जिनल रिटर्न लिया है। शुरू से ए बिंदु तक ये बढ़ती हुई पैमाने का बढ़ता प्रतिफल दिखा रहा है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ रहा है, रिटर्न बढ़ रहा है। और ए से बी बिंदु जो है ये स्थिर प्रतिफल को दिखाता है, क्योंकि मार्जिनल रिटर्न जो है स्थिर है और बी से आगे का जो भाग है इस रेखा का वो डिमिनिशिंग रिटर्न को, अर्थात पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को दिखाता है, घटते प्रतिफल को दिखाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि मितव्ययिता, अमितव्ययिता और बाह्य मितव्ययिता, ठीक है। तो आंतरिक मितव्ययिता जो प्राप्त होती है दीर्घकाल में और बाह्य मितव्ययिता जो प्राप्त होती है, जिसके कारण पैमाने का प्रतिफल शुरू होता है, बढ़ता प्रतिफल, फिर स्थिर प्रतिफल, पुनः घटता हुआ प्रतिफल। उसके कारण जो है वो यही तीनों है। बढ़ता प्रतिफल मिलने का कारण होता है कि आंतरिक मितव्ययिता और बाह्य मितव्ययिता दोनों मिल रहा है। ये होता क्या है? तो आंतरिक मितव्ययिता में आता है विशेषज्ञता या विशिष्टीकरण। ये क्या होता है कि हम लोग कोई उद्योग में जब उत्पादन कार्य होता है, लंबा समय होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, तो किसी एक ही व्यक्ति को सारा कार्य थमा नहीं देते। वहाँ एक ही कार्य को भागों में श्रम विभाजन का लाभ लिया जाता है और वहाँ पर उस उत्पादन के किसी एक भाग पर कोई एक व्यक्ति जो है ना विशेषज्ञता हासिल कर लेता है, क्योंकि वो उसी काम को बार बार कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका लाभ मिलता है, उससे उस कार्य को करने में कुशलता आ जाती है। और दूसरा है कि श्रम विभाजन, अविभाज्यता से उपलब्ध मितव्ययिता।
उद्योग के कुछ क्षेत्र जो होते हैं, मतलब उसकी उत्पादन क्षमता होती है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पर कार्य नहीं कर रही होती है। अगर हम उस साधन की मात्रा को, परिवर्तनशील साधन की मात्रा या कोई भी जो भी साधन की मात्रा हम अगर बढ़ाते हैं तो उसका जो कैपेसिटी है जो यूटिलाइज नहीं हो पाया था वो यूटिलाइज होने लगता है और उससे भी उत्पादन बढ़ता है। कहते हैं विपणन मितव्ययिता। एक ही व्यक्ति के पर पूरे बाजार का भार नहीं होता, क्षेत्र बंट जाता है। ठीक है, इससे भी विपणन की मितव्ययिता आती है, वित्तीय मितव्ययिता आती है। और साख के लिए, ऋण के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, बैंकिंग सुविधाएं खुद आकर्षित होती हैं उद्योगों की तरफ, उनके उत्पादन लेवल को देखकर, उसके विशालता को देखकर। ठीक है, दीर्घकाल में बाह्य मितव्ययिता क्या प्राप्त होती है कि अन्य उद्यमों का आकर्षण होता है उस क्षेत्र की तरफ जहां पर वो उद्योग होता है। धीरे धीरे उसके चारों तरफ नया नया उद्यम पसारने लगता है उसका सहयोगी जो उद्यम होता है। जैसे आप अपने कॉलेज पर ही देख रहे होंगे कि आपका कॉलेज वहाँ है तो कॉलेज के चारों तरफ कहीं चाय दुकान, कहीं पान दुकान, कहीं नाश्ते की दुकान, कहीं क्या कहते हैं पंक्चर की दुकान, कहीं पुस्तक की दुकान, कहीं फोटोकॉपी की दुकान। तो ये सारे दुकान किसके बदौलत? बस उसी कॉलेज के बदौलत ना। इसी तरह होता है बड़े उद्यम के साथ कि उसके अन्य उद्यम जो है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, फिर तकनीक, सूचना, ये सब इजीली उस उद्यम को प्राप्त होने लगता है। तो ये बाह्य मितव्ययिताएं होती है। ठीक है, जिसके कारण पैमाने का बढ़ता प्रतिफल प्राप्त होता है और पैमाने का स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्यों प्राप्त हो जाता है, उसमें क्यों प्रवेश कर जाते हैं हम? क्योंकि अमितव्ययिताएं जो है ना, मितव्ययिताओं के प्रभाव को कुछ कैंसिल करने लगती है और उसको बैलेंस, उदासीन कर देती है। ठीक है, तो अमितव्ययिताएं क्या होती हैं? तो जब उद्यम का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो प्रबंधन की कठिनाइयाँ आती हैं। तो प्रबंधन की क्या सब कठिनाइयाँ आती हैं? तो लाल फीताशाही, निर्णय लेने में देरी, कोई छोटा सा भी मैटर पर निर्णय लेना है तो उच्च अधिकारी से पूछेंगे तब निर्णय लेंगे। ठीक है, जवाबदेही कोई लेना नहीं चाहता है, सबको अपना नौकरी जाने का डर रहता है। फिर निरीक्षण और नियंत्रण की शिथिलता, तो ये सब चीज़ जो है अमितव्ययिता हो जाती है लार्ज स्केल की और क्या कहते हैं दीर्घकाल की इसी उद्यम के लिए। तो ये अमितव्ययिताएं जो है ना धीरे धीरे भारी पड़ने लगती है मितव्ययिताओं पर, और जब अमितव्ययिताओं का पक्ष ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो पैमाने का घटता प्रतिफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप उत्पत्ति के नियम को ठीक से समझे होंगे और मैं समझा पाया होऊंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।